हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पॉलिटी का यह 8वां अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर 8वां अध्याय का नाम है बाजार में एक कमीज। आपने बाजार के बारे में पढ़ा है, मॉल क्या होता है, साप्ताहिक जो आप हाट देखते हैं, साप्ताहिक बाजार वो क्या होता है, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। अब जो है एक जो कमीज है वो कैसे बाजार में आता है, तो उसकी बनने के प्रोसेस कैसे हैं, देख सकते हैं कि कैसे बन रहे हैं। ले जाया जा रहा है, बंडल बन रहा है। ये देखिए खेती में, खेत में जो है कपास कपास है, उसकी जो है पैदावार हो रही है खेतों में। तो खेतों में ये सब बनते-बनते फैक्ट्री में आता है। फैक्ट्री के बाद जो है ये आपको बन के कपड़ा आपके दुकान तक पहुँचता है। तो इस में है कि कमीज जो है बाज़ार में कैसे उपलब्ध होता है। बाज़ार में एक कमीज अध्याय का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं कि लिखा गया है कि यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बाजार उम, सॉरी क्या सबको इससे बराबर लाभ होता है? क्या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? यह जो है हम इसका पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। इसी अध्याय में हम ये देखेंगे। देखिए, कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ये एक छोटी किसान है। अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उसमें से कुछ चटक भी चुके हैं। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त हैं। डोडे जिनमें रुई भरी हुई है, एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं। इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या स्वप्ना को उचित मूल्य मिलता है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ेंगे तब ये आंसर क्वेश्चन का दे सकेंगे। देखिए, रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना अपने जो है उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास में ना ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती हैं। फसल की बोनी शुरू करने जो दाएँ होता है, बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए ऊँची ब्याज दर पर ₹2500 कर्ज लिए थे। कितने रुपए? तो ₹2500 कर्ज लिया था। फसल की बोनी मतलब बोने के लिए, बोनी का मतलब होता है बोने के लिए। और जब इसका कटनी हो जाता है उसके बाद जो है ये जितना कर्ज लिया है वो उसको देना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने क्या ₹2500 यहाँ पर कर्ज लिया है। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। देखिए, एक व्यापारी से कर्ज लेकर कि जो है बीज, खाद, कीटनाशक इत्यादि लेते हैं और एक बॉन्ड पेपर पर लिखवा लिया जाता है कि हमें ही वह जो कपास है हमें ही देगी लेकर, जो भी वो बो रही है। आगे है, कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। अब देखिए कैसे, तो व्यापारी के परिषद में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। ₹1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। तो 4 क्विंटल हुआ है। व्यापारी ने दिए हुए ऋण का ब्याज के 3000 काट लिए और स्वप्ना को ₹3000 दिए। ब्याज के साथ जो है ₹2500 दिया था, उससे ₹3000 हुआ और काट कर 3000 दे दिया। देखिए स्वप्न, केवल 3000। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है।
आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे इस बार बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। ये बोल रही है। बेहतर हमको उम्मीद थी। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है कि कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। दूसरा है जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती है, फिर मिल खरीदता है। तीसरा जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती है और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती है। चौथा सूत काटने वाले जो मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती है। उसके बाद जो सूत काटता है वो कपास का गट्ठर खरीदता है। पाँचवाँ में देखेंगे तो सूत काटने की मिलें कपास में धागा बनाती है और छठे में तो सूत काटने की मिलें व्यापारी को धागा बेच देती है। अब देखिए व्यापारी धागा ले जाता है तो यहाँ पर 3 आपको व्यापारी 1 से 2 3 6 में 3 जगह ये जो है जा रहा है। अब क्या है तो ये उम्मीद कर रही थी कि हमको अच्छा दाम मिले लेकिन नहीं मिलता है। व्यापारी क्या बोलता है, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ। दूसरे व्यापारी भी इतने नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ स्वप्ना, नाराज ना हो। मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ? मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीने का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। इसको 1500 रुपये मिला लेकिन 1800 रुपये बिक सकता था। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है। न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे कि बीमारी, बच्चे का स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी आय जो है कोई आय नहीं होती है। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस समय से उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। अब देखिए दूसरा है इरोड का कपड़ा बाजार। ये देख सकते हैं इरोड का एक दुकान है जहाँ पर कपड़ा दिखाया जा रहा है। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में एक है। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। याद रखें क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। आगे है कि बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को अपने ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण से हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। अब देखिए उदाहरण है आपको कपड़ा की दुकान है, यहाँ पर मशीन है, यहाँ पर जो है कपड़े बेचने के लिए जो लोग आते हैं देख सकते हैं कि कैसे घर-घर जाकर कपड़े बेचा जाता है। ठीक? तो पहला है क्या? तो पहला है बाज़ार में एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर में वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते हैं और अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। दूसरा क्या है? तो दूसरा कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गाँवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं, बुनाई करके वो बुनाई करने के करके रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावर लूम जो बिजली चाल द्वारा करगा होता है को देख सकते हैं जो दूसरे में आपको दिखाया गया है। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटे तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकांश जो है बुनाई अ, की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह-तरह की साड़ियाँ, तौलिए, सार्टिग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें
इन करघों पर बनाई जाती है। अब तीसरा है बुनकर तैयार। यहाँ पर देख सकते हैं बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। अब आगे है दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। क्या है ये? तो कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं, उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बाँट देते हैं। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा तैयार करते हैं, तैयार कपड़ा देते हैं उसको, जो सूत लेता है और तैयार हुआ कपड़ा उसको दे देता है। इस व्यवस्था से बुनकर को स्पष्टता 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन-सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। आगे है कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों पर का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि जो है वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं। और ये देख सकते हैं जो है इरोड के कपड़ा बाजार में लिखित लोग काम करते हैं, व्यापारी, बुनकर और निर्यातक। बुनकर व्यापारी किस-किस पर निर्भर रहता है, ये सब आप अभी जो आप पढ़ रहे हैं, बुनकर व्यापारी जो है, जो कपड़ा बेच रहा है, उस पर निर्भर रह रहा है। आगे है कि वह किस कीमत पर बेचा जाएगा कपड़ा, जो है बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के जो है यह जो है कपड़ा पहनने के, वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बाजार का झुकाव जो होता है व्यापारी के हित में होता है। यदि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चर्चा करने के लिए कहता है कि चर्चा करिए कि यदि बुनकर खुद सूत खरीद कर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती है। क्या यह संभव है? चर्चा करने के लिए कहता है, अगर वो खुद करता है, खुद बेचता है तो उसको जो व्यापारी को दे रहा है, फिर जा रहा है, दुकान जा रहा है, ये सब जो है कम उसको जो डायरेक्ट आमदनी मिल जाता है। यही है तो बुनकर आगे है कि बुनकर अपनी सारी जमा पूँजी लगाकर ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 रुपया है, इसलिए छोटे बुनकर को 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्य को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा महीने में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं और यहाँ पर 2-3 वयस्क काम कर रहे हैं मतलब 3500 रुपये महीने में ही कमा रहे हैं। देखिए आगे है कि व्यापारी और बुनकरों के बीच यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है। ये समझेंगे व्यापारी और बुनकर के बीच की जो व्यवस्था होती है उसको हम दादन व्यवस्था कहते हैं, पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक। और जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उन्हें तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में ये व्यवस्था प्रचलित है, जहाँ पर आप कच्चा माल दीजिए और तैयार माल आप ले लीजिए। अब देखिए बुनकर सहकारी संस्थाएं। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। बुनकर को बहुत कम पैसा व्यापारी कौन देता है? व्यापारी। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने एक मिनट निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक जो ये साधन है कि जो बुनकरों को ज़्यादा आमदनी हो सके। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं, इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियाँ सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं
और उसे बुनकरों में बाँट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। आगे है कि कभी-कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है, जो निःशुल्क गणवेश योजना है तमिलनाडु में। सरकार इसके लिए पारलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर को-ऑप ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपके जो जो है आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसा दुकानें देखी होगी। ये देख सकते हैं बुनकर जो है कपड़ा बना रहे हैं, गारमेंट फैक्ट्री में एक मज़दूर है जो बटन टॉक कर रही है, बटन लगा रही है। आगे है दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यापारी भी हैं जो की श्रृंखल सॉरी स्टोर स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े-बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्त पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान ज़रा-सा भी दोषयुक्त होने पर यह माल जो है देने में ज़रा भी विलम्ब हो गया तो बड़ी सख्ती से उसे निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों से को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि विदेशों में खरीदारी वस्त्र निर्यात करने वाले को क्या-क्या अपेक्षाएँ होती हैं? उसको समय पर जो है सामान मिल जाए, अच्छी क्वालिटी की माल हो, ये जो है यहाँ पर निर्यातक को ये सब सारी शर्तें माननी पड़ती है और जो है निर्यातक इसकी शर्त को मानने के लिए भरसक प्रयास जो है करते हैं और उसकी जो शर्त हैं उसकी करने की भी कोशिश पूरा करते हैं। आगे है ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं और जब ये आप उसका नहीं निर्यात कर रहे हैं तो खर्चे में जो कटौती है वो भी प्रयत्न हो जाता है। वे काम करने वालों को जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतर काम लेते हैं और जो मज़दूर है उसको बहुत ही कम वेतन दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता है। ये काम जो है कारखानों में चलते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं, विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। अब आगे है इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। इसमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों की अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, तो उसे जाने की कह सकते हैं। वह जो है काम से उसको निकाल देते हैं। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतर जो है वेतन दर्जी को मिलता है, लगभग 3,000 रुपए प्रति माह। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मंजूरी जो है दी जाती है। देखिए दर्जी को 3,000 दिया जा रहा है, इस्त्री करने वाले को ₹1.5 प्रति पीस दिया जा रहा है और जाँच करना जो है तो उसको ₹2,000 प्रति माह और धागे जो काट रहा है, जो बटन लगा रहा है, उसको ₹1,500 प्रति माह दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इम्पैक्स फैक्ट्री में अधिक संख्या में महिलाएँ क्यों रखा जाता है? क्योंकि महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा सहायक के रूप में होती है और अस्थायी होती है और उनसे काम जो है ज़्यादा करवाया जाता है, जो है मंजूरी उसको कम दिया जाता है। आगे है मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर आप अपने विचारों से मज़दूरों को किस उचित में आप
जो उसका भुगतान हो, उचित जो अब काम वो कर रहा है उसका जो मंजूरी हो वो दिया जाए, ये आप उसकी माँग कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे जो कमीज़ दिया गया है, कितना मुनाफ़ा होगा, कितना खर्च हुआ है, ये आप यहाँ पर बताएँगे। यदि कमीज़ का लागत ₹600 है, तो इसी चित्र में यहाँ पर कमीज़ की क्या-क्या शामिल है, ये देख सकते हैं। अगर ₹600 है तो देखिए क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है ₹300, यदि अगर कुछ लग गया भंडारण यदि ₹200, विज्ञापन में खर्चा हुआ ₹400, जो है लाभ ₹900। तो टोटल देख सकते हैं कि खर्च कितना है। तो 300, 200, 500 और 400, 900 टोटल जो है खर्चा लग रहा है कितना, तो 900 और लाभ भी हो रहा है 900। तो इसको आप ₹1800 में बेचेंगे तब तो 900 होगा लाभ। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि लागत भी 900 है और ऊपर दुगुना, डायरेक्ट दोगुना, दोगुनी दाम पर आप किसी भी कपड़े को बेच रहे हैं तो आपको ₹1800 में उसको रखना पड़ेगा और लाभ कितना हो जाएगा 900 और लागत कितना है तो 900। ये यहाँ पर दिखाया भी गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज़ कितने में बिकता है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई है। इसकी कीमत जो है $26 रखी गई है अर्थात लगभग जो है हर कमीज़ की जो डॉलर के हिसाब से तो $26 यानी ₹1800 में ये बेची जाएगी। चित्र में जो है दिखाया भी गया है कि कमीज़ों में व्यापारी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज़ें ₹200 में सॉरी ₹300 में ये खरीदता है। कमीज़ के हिसाब से खरीदा है, फिर उसे डैश संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए विज्ञापन में आप ₹400 खत्म कर रहे हैं और द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च करता है। इसके बाद जो है लगभग ₹900 स्टोर में रखने, प्रदर्शन और अन्य मद पे खर्च करता है। सॉरी यहाँ पर स्टोर में रखने के लिए कितना तो ₹200 यानी यदि जो है यहाँ पर भंडारण के लिए कितना खर्च हो रहा है तो ₹200 टोटल होता है तो इसको ₹900 लागत पड़ रही है, जबकि उसे 1800 में बेचता है। तो एक की जो है कमीज़ पर उसने ₹900 का यहाँ पर 900 भर देंगे का मुनाफ़ा हुआ है उसको। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज़ें बेचेगा, उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। डायरेक्ट दुगुना जो है लाभ हो रहा है। लेकिन खरीद कितना में रहा है 300 सब कुछ लगा के ₹900 वो अपने स्टोर में रखकर, अपनी दुकान में रखकर, बेचकर उसको ₹900 खर्च होता है और ₹2800 में बेचता है, तो मतलब कि ₹900 टोटल लाभ हो रहा है उसको। अब आगे है कि वस्त्र निर्यातक ने ₹300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा भाव कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य ₹100 प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। अब वो 300 में बेचा, इसको ₹100 बचा और कामगारों की मजदूरी ₹25 प्रति कमीज की और कार्यालय में जो खर्चा है वो ₹25 प्रति कमीज है। क्या आप जो है वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ₹150 टोटल इसको खर्च हो रहा है और ये 300 में बेच रहा है। मतलब इसको भी दोगुना कमाई हो रहा है और जो ऊपर गया है तो उसको भी दोगुना कमाई हो रहा है। आगे है ये क्वेश्चन भी है यहाँ पर देख सकते हैं गारमेंट फैक्ट्री में मज़दूर जो है के मज़दूर गारमेंट के निर्यातक विदेशी बाज़ार के व्यवसायी के प्रत्येक कमीज़ पर कितना पैसा कमाया तो दोगुना पैसा कमाता है। व्यवसाय बाज़ार में ऊँचा मुनाफ़ा कमा पाता है इसका क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पर जो है उस प्रकार की व्यवस्थाएँ उस प्रकार की जो हैं रूल रेगुलेशन के चलते वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर लेता है। अगर एक आप मॉल में जा रहे हैं, वही आप दुकान में जा रहे हैं, तो देखेंगे दुकान में आप जाकर भाव मोल कर सकते हैं, लेकिन आप मॉल में चले गए तो वहाँ पर भाव मोल नहीं होता है। तो यही अंतर जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। अब आगे है बाज़ार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? तो बाज़ार में जो लाभ कौन कमाता है सबसे ज़्यादा? देखिए, बाज़ारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादककर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन-कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया से सम्मिलित थे? क्या उन सभी को समान रूप से लाभ
हुआ या लाभ की मात्रा अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग रही। कुछ लोगों ने बाज़ार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने-बेचने के कुछ ख़ास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में जो है दर्शा सकते हैं? तो देखिए ये इस तालिका है, इसमें देखेंगे जो बाज़ार में अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति जो वो व्यापारी होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई लेते हैं। जो कमतर होता है, वो सूत जो काटता है, जो बुनकर होता है, उसको कम रुपया मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर जो कमाता नहीं है, बुनकर है, वो नहीं कमा पाता है। जो व्यापारी होता है, जो छुटपुंजिया व्यापारी होता है, वो बहुत कुछ कम कमा पाता है। जो व्यापारी होता है, सबसे ज़्यादा कमाई करता है। अब देखिए बाज़ार और समानता के बारे में। विदेशी जो व्यवसायी ने बाज़ार में अधिक मुनाफ़ा कमाया। विदेशी जो व्यवसायी है वो बाज़ार में अधिक रुपया कमा लेता है। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी पर रहा। जो वस्त्र का निर्यात कर रहा है, जो व्यापारी का काम कर रहा है, उसका जो है लाभ बहुत ही मध्य में रहा मतलब बीच में रहा है। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा पाते हैं। जो कामगार हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बहुत ही अपने रोज़मर्रा की जो काम है, उसको ही पूरा कर पा रहे हैं। उसी के हिसाब से वो उनका जीवन चल रहा है। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाज़ार में उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिला। सबसे कम जो है किसान, सबसे मरता कौन है? तो किसान मरता है। काम सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? तो किसान करता है। तो यहाँ पर सबसे कम जो है आमदनी किसको हो रही है? तो किसान को। आगे है कि व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच में की है। व्यवसायी जो है और व्यापारी जो है, जो व्यवसाय कर रहा है, जो दुकान खोलकर अपना काम चला रहा है, जो व्यापार है, जो उसके बीच में का काम कर रहा है, जो इधर का माल उधर कर रहा है, वो जो है इसकी स्थिति बीच की रहती है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक होती है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाज़ार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाज़ार में उचित मज़दूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह काँटा काटने वाला हो या वो स्वप्न हो। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएँगे, तो वह अपने आप को दूसरों के बराबर समझने लगेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये मॉल की फैक्ट्री से लाया गया जो सामान है मॉल में रखा गया है, फिक्स रेट है, इतना ही रेट में आपको दिया जाएगा अन्यथा आप नहीं लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। अगर दुकान जाते हैं तो वहाँ पर भाव-तोल करते हैं, भाव-मोल करते हैं तो आप ले लेते हैं सामान को, कुछ कम दाम मिल जाता है, लेकिन मॉल में जाते हैं तो आपको नहीं मिलता। ये रेडीमेड कपड़े की दुकान जो है यहाँ पर रखे गए हैं और लोगों जो हैं उनके पीछे कितने-कितने अलग-अलग लोगों का प्रयास होता है जो यहाँ पर खरीदने के लिए आते हैं और वहाँ पर जो है ये देख सकते हैं कितनी साजो-सज्जा से रखा गया है। आगे है एक और बाज़ार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है, जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से वान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग होते हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी-बड़ी दुकानें हैं और बहुत सारी ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए जैसा कि छोटी जो किसान स्वप्ना थी उनके मामले में आपने देखा भी कि कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसे कि वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ। निर्भर रहना पड़ता है। ये सारे निर्भर जो हैं गरीब लोग इस पर रहते हैं। इस निर्भरता के कारण बाज़ार में गरीबों का शोषण होता है। इस समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं जैसे कि मिल सह उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएँ बनाएँ और कानून की दृढ़ता से पालन करें, कानूनों की। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरे ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। ये देख सकते हैं उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि का एक सतत विकास लक्ष्य आपको बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए शब्द संकलन है चीनिंग मिल। तो यह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों के बीज अलग किए जाते हैं
यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं, जैसे जो धागा बनाने के लिए भी भेज दिया जाता है, उसके बाद धागा बनाने के लिए भेज दिया। निर्यातक कौन होता है? यह व्यक्ति जो विदेश में माल भेजता है, बेचता है। मुनाफ़ा क्या है? तो जो आमदनी हुई है, उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि को हम मुनाफ़ा कहते हैं। यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाए, तो वो घाटा हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। बाज़ार में आप एक कमीज़ किस भाव से खरीद रहे हैं, कैसे वो आपके पास आ रहा है, ये आदि जो आप यहाँ पर पढ़े हैं उसके बारे में जाना और जो सबसे ज़्यादा कौन कमाई करता है, ये सब भी आपने यहाँ पर जाना। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको ये कैसा चैप्टर लगा बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।